Welcome to Object Oriented Programming. This is Lesson 3. इस लेसन में बात करेंगे हम वेरिएबल्स के बारे में और कॉन्स्टेंट्स के बारे में. वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उनका स्कोप क्या होता है, स्कोप का मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ डेटा टाइप्स क्या हैं जो दस्तयाब हैं C++ के अंदर, और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल के बारे में. वेरिएबल के बारे में जनरली हम ये कहते हैं दैट वेरिएबल इज़ अ नेम वैल्यू पेयर एंड हैज़ अ टाइप. सो एक वेरिएबल जो होता है उसमें दो प्राइमरी चीज़ें ये होती हैं कि एक तो वेरिएबल का नाम होता है और दूसरा उसकी वैल्यू होती है, और तीसरी अहम चीज़ जो C++ में उसके साथ आती है वो उसकी डेटा टाइप है. राइट आमतौर पे जो डेक्लरेशन का स्टाइल C++ में फॉलो किया जाता है दैट इज़ आप सबसे पहले वेरिएबल की टाइप लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं. चाहें तो उसे इनिशियलाइज़ कर दें या उसे सेमीकोलन से यहीं पे टर्मिनेट कर सकते हैं. अगर इनिशियलाइज़ करेंगे तो फिर आप लिखेंगे वेरिएबल की टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, और फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर उसकी जो भी इनिशियल वैल्यू आप उसको देना चाहते हैं वो आप उसे यहाँ दे पाएंगे, और उसके बाद सेमीकोलन से स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे. आमतौर पर ये समझा जाता है कि बेहतर है कि वेरिएबल को जब डिक्लेयर किया जाए तो इनिशियलाइज़ भी कर दिया जाए, क्योंकि अगर इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो उसमें कोई गार्बेज वैल्यू होगी. वेरिएबल्स आमतौर पे जब कंपाइलेशन के बाद प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं तो रैम के अंदर जगह लेते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आपके प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स हैं, नंबर A, नंबर B, नंबर C, और हर वेरिएबल 4-4 बाइट्स लेता है, तो वो इस तरीके से मिसाल के तौर पे अगर नंबर A 424 पे है और नंबर B जो है वो 428 पे है और नंबर C जो है वो 432 एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है, और ये उनके कंटेंट्स हमने सम सिंबॉलिक कंटेंट्स यहाँ पे हमने शो किए हैं कि सपोज नंबर A की वैल्यू 13 है, नंबर B की 8 है और नंबर C की 21 है. सो वेरिएबल विल हैव अ नेम, will have a value, and will have an associated data type, and it's good to initialize the variables when you declare those. अब हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर हम दो नंबर्स इनपुट करेंगे और उनकी जो प्रोडक्ट है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन आउटकम है वो रिज़ल्ट के तौर पे हमें उस प्रोग्राम से मिलेगा. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में जैसे कि आप ऊपर आयो स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं, नेम स्पेस जो है उसको यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, और उसके बाद आप पहली एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, दिस प्रोग्राम हेल्प्स यू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, एंड देन यू प्रिंट अ प्रॉम्प्ट मैसेज, एंटर द फर्स्ट नंबर, और आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया फर्स्ट नंबर के नाम से जिसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया और यहाँ पे इनपुट ले ली. उसके बाद आपने सेकंड नंबर डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज़ कर दिया और उसमें इनपुट ले ली. फिर आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट के नाम से जिसमें दोनों का प्रोडक्ट सेव कर दिया, और फिर आखिर में आपने प्रिंट कर दिया दैट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर इज़ वट एवर द रिजल्ट इज़. यहाँ एक बात अहम ये है कि जब आप वेरिएबल्स का नाम रखते हैं तो बेहतर है कि आप अप्रोप्रिएट और डिस्क्रिप्टिव नाम चूज़ करें. मिसाल के तौर पे हमें मैथमेटिकल बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आदत होती है कि हम वेरिएबल्स के नाम A, B, C, X, Y, Z, L, M, N इस तरीके से रख लेते हैं, बट दिस इज़ एज रिगार्ड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, तो ज़ाहिर है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में किसी भी चीज़ का नाम A, B, C नहीं होता. सो बेहतर ये होता है कि हम रेलेवेंट नाम चूज़ करें वेरिएबल्स के जो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हों, जिससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इम्प्रूव हो. और एक और चीज़ यहाँ पे ये कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो 3 वेरिएबल्स हम इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करें, तीनों को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दें. लाइक इंट डेटा टाइप एक ही बार लिखेंगे, फर्स्ट नंबर उसको इनिशियलाइज़ कर दिया, कॉमा, सेकंड नंबर उसको इनिशियलाइज़ कर दिया, कॉमा, और फिर थर्ड नंबर उसको इनिशियलाइज़ कर दिया और फिर सेमीकोलन लिखा, दैट विल इंडिकेट दैट दिस स्टेटमेंट हैज़ क्लोज्ड. तो ये तीनों वेरिएबल एक ही स्टेटमेंट में भी इनिशियलाइज़ किए जा सकते हैं. ये एक अपनी जगह अलग बहस है कि वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर करना चाहिए. बोथ द नोशंस आर वेरी पॉपुलर. कुछ लोग ये समझते हैं कि तमाम वेरिएबल्स जो एक प्रोग्राम में इस्तेमाल होने हैं उनको शुरू में प्रोग्राम के स्टार्ट में मेन के अंदर एंटर होते ही डिक्लेयर कर देना चाहिए, सो दैट वी नो दैट ऑल द डेटा दैट इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू दिस प्रोग्राम वो इस किस्म का है और इतना है. जबकि कुछ लोग ये समझते हैं कि वेरिएबल को जहाँ इस्तेमाल करना हो वहीं डिक्लेयर करना चाहिए. इससे जो रीडेबिलिटी है, जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो बेहतर होती है. हम उस वेरिएबल को वहीं देख के ये बता सकते हैं कि इसकी डेटा टाइप क्या है. बट दिस इज सब्जेक्टिव मैटर एंड पीपल डू डिसएग्री ऑन दिस. अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं. So this
So we have copied this code and we take it to the Replit.com. राइट सो यहाँ पे ये प्रोग्राम हमें नज़र आ रहा है जिसमें हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें इनपुट किया, सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें इनपुट किया और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे उसका रिजल्ट प्रिंट किया. सो वी रन दिस. सो इट इज़ displaying that message. This program will help you multiply two numbers and then it prompts you to enter a number. So say we enter 12 and it prompts you to enter another number. So say we enter 10 and now it prints that the multiplication result of 12 and 10 is 120. So the first number is 12. This X is used as a multiplication sign as a string literal, and then second number is 10 and the result stored in multiplication result on this line is 120. So it was pretty trivial. So we move on from here. The next we talk a little bit about scope of the variables. In this next example हमने ये किया है कि हमने एक फंक्शन बना लिया है, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमने इसमें क्रिएट कर लिया है मल्टीप्लाई नंबर्स के नाम से. और हम करते ये हैं कि उसके अंदर जो हमने पहले जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे वो सारे के सारे वेरिएबल्स हम मेन के अंदर डिक्लेयर करने की बजाय मल्टीप्लाई नंबर्स के अंदर डिक्लेयर करते हैं. सो द फर्स्ट नंबर इज़ डिक्लेयर्ड हियर, इनपुट हियर, द सेकंड नंबर इज़ डिक्लेयर्ड हियर एंड इनपुट हियर. और इसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन है उनकी वो कंप्यूट की गई और उसके बाद उनका रिज़ल्ट यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया. और मेन के अंदर हमने सिंपली इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया. हम फंक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे चल के, बट यहाँ जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे हमने इस फंक्शन को यहाँ पे इस्तेमाल किया है. ये फंक्शन वॉइड फंक्शन है, ये कोई रिजल्ट नहीं देता और ये इनपुट भी कोई नहीं लेता, बट दिस फंक्शन इज कॉल्ड इन मेन, राइट. So we have done all the procedure that we were doing previously in the main function. हम वो सारे का सारा procedure अब हम multiply numbers के अंदर करके उसको ऑपरेट कर रहे हैं. So इस एग्जाम्पल को भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं so that we better understand how it works. So you see ये सारे का सारा काम वही है जो पहले मेन में हो रहा था, राइट. फ़र्क सिर्फ ये है कि अब हमने इसे एक अलग फंक्शन मल्टीप्लाई नंबर्स के अंदर कर दिया है, राइट. सो ये फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर्ड है और मेन के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. तो मेन के अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ ये एक लाइन है, द प्रोग्राम विल हेल्प यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, फिर हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं एंड दैट्स इट. सो द प्रोसीजर हैज़ नॉट चेंज्ड अ बिट. इट विल स्टिल गिव यू द सेम काइंड ऑफ आउटपुट दैट यू आर विटनेसिंग इन द प्रीवियस केस. हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सो इट वर्क्स इन द सेम वे. दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स. से वी एंटर द सेम नंबर्स 12 and 10 and it prints the same output, right. So there is no difference really as far as the functionality of the program is concerned. फ़र्क क्या है कि हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया मल्टीप्लाई नंबर. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वेरिएबल int फर्स्ट नंबर है ये इस फंक्शन मल्टीप्लाई नंबर्स के अंदर डिक्लेयर्ड है. यानी ये जो सेट ऑफ ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इंट फर्स्ट नंबर, इंट सेकंड नंबर और इंट मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स, ये तीनों वेरिएबल अब मल्टीप्लाई नंबर्स फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं. इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल्स इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते. कोई भी वेरिएबल सिर्फ उसी स्कोप के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, उन्हीं सेट ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर एक्सेस किया जा सकता है जिन सेट ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर उसे डिक्लेयर किया गया हो. तो यहाँ चूँकि इंट फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स इन ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं, लिहाजा अगर हम इन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई नंबर्स के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, इट शुड नॉट वर्क. एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस, अगर हम इस सी आउट स्टेटमेंट को जिसे हमने कमेंट किया हुआ है, अगर हम इसको अनकमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑलरेडी कंपाइलर इंडिकेट कर रहा है कि वेरिएबल यहाँ पर रिकग्नाइजेबल नहीं है. हम इसको रन करके देखेंगे, वी शुड एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ एरर, राइट. So it says that on line 28, this is line 28, location is 12, use of undeclared identifier first number. उसके बाद एक और error है use of undeclared identifier second number, और एक और error है use of undeclared identifier multiplication results. So it said that ये तीनों के तीनों identifier यहाँ पे recognizable नहीं है. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये main के अंदर declared नहीं है, बल्कि जो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई नंबर्स फंक्शन जो है उसके अंदर डिक्लेयर्ड है. लिहाजा these variables are local to the function multiply numbers, so these cannot be accessed outside of that function.
हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर मैं इसी नाम से, इन्हीं नामों से कोई वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लूँ, दैट वुड वर्क। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक वेरिएबल यहाँ पे फर्स्ट नंबर के नाम से डिक्लेयर कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर के नाम से एक वेरिएबल मल्टीप्लाई नंबर्स में भी है और अब मेन के अंदर भी है, राइट। सो नाउ इफ आई प्रिंट, सपोज मैं यहाँ सी आउट करता हूँ और फर्स्ट नंबर को प्रिंट कर देता हूँ, राइट। सो इन दिस केस यू सी से वही हम 12 10 इनपुट करके रिजल्ट देख लेते हैं, एंड इन द एंड यू सी एन एडिशनल 10. Now this 10 is printed from first number, but this first number is local to main function. So जैसे multiply numbers के अंदर first number exist करता था और वो local था multiply numbers function के लिए, इसी तरीके से ये first number variable जो है अगरचे इसका नाम वही है, but this is local to main, ये main function के लिए local है। लिहाजा आप एक लोकल वेरिएबल जो एक डोमेन के अंदर एक पर्टिकुलर स्कोप के अंदर डिक्लेयर किया गया है, उसी नाम से किसी और स्कोप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट वेरिएबल। सो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर आर डिफाइंड in multiply numbers, therefore they cannot be accessed outside of this function multiply numbers, right? और इस लाइन को कमेंट करने से हमने ऑलरेडी विटनेस कर लिया that we received the compiler error. Compiler failed to recognize first number, second number and multiplication result as variables. And we also witnessed कि अगर हम main के अंदर उन्हीं नामों से कोई और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो इट इज़ अलाउड, और वो जो वेरिएबल्स उसी नाम से आप मेन के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो वो मेन के लिए लोकल वेरिएबल्स होंगे। बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आपको मेन में कोई वेरिएबल्स इस्तेमाल करने हैं तो उनके डिफरेंट नाम रख लें, सो दैट इट डज नॉट क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन फॉर अस। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमने प्रीवियस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मज़ीद ट्विस्ट कर लिया। हमने एक वेरिएशन अब ये की है कि जो तीन वेरिएबल्स हमने मल्टीप्लाई नंबर्स के अंदर डिक्लेयर किए थे, अब उनको मल्टीप्लाई नंबर्स के ऊपर आयो स्ट्रीम और नेम स्पेस के फ़ौरन बाद डिक्लेयर कर दिया है। नाउ इंट फर्स्ट नंबर 0, इंट सेकंड नंबर 0 एंड इंट मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आर नॉट लोकलाइज्ड टू एनी स्कोप। ना वो मल्टीप्लाई नंबर्स फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं, ना वो मेन के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं। इन फैक्ट दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी ऑफ दीज स्कोप्स, राइट। सो इस केस में हम ये कहेंगे कि ये तीनों वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये किसी सेट ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज नहीं है इनकी डेक्लरेशन। इनके ग्लोबल होने का मतलब ये है कि हम इन्हें जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई नंबर्स के अंदर इन दोनों नंबर्स में इनपुट ले रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट के अंदर उनका प्रोडक्ट सेव कर रहे हैं। फिर हम इनको डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नंबर्स के अंदर, और फिर उसके बाद हम इनको मेन के अंदर भी डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। सो मल्टीप्लाई नंबर्स के अंदर भी डिस्प्ले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, द एक्सेस इज ग्रांटेड, और मेन के अंदर भी इनको इस्तेमाल करने में, डिस्प्ले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हमें फेस करना पड़ता है। इस केस में द एक्सेस इज ग्रांटेड, व्हाई? बिकॉज इन दिस केस द वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एज global variables. They are not enclosed or localized in any scope. That is why they are accessible. So first number and second number are defined outside of any function and these are global variables. Same is the case with multiplication result, और इनके global होने का मतलब ये है कि इनको main के अंदर अब access किया जा सकता है। अब एक अहम बात यह है कि क्या इनका ग्लोबल होना हमारे लिए किसी आसानी का बायस बनता है या कोई मुश्किल का पैगाम लेकर आता है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके ग्लोबल वेरिएबल्स के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। ऐसा इसलिए समझा जाता है कि चूँकि वेरिएबल्स ग्लोबल हैं तो उनको किसी भी स्कोप में, किसी भी लोकेशन पे एक्सेस करके तब्दील किया जा सकता है। तो इस बात को मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि वो वेरिएबल्स उसी तरीके से उसी जगह पे इस्तेमाल हों जहाँ पे उनको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है, it becomes increasingly difficult. That is why in general, although there are situations where global variables are needed and useful, in general it is recommended and advised that we should avoid using global variables as much as possible. We take a demonstration of this example as well. So this is the demonstration for
global variable. It is pretty much the same. The only difference is that the variables are declared as global outside of the functions, right? And the input is taken in the same way as was being done previously. Multiplication result भी वैसे ही लिया जा रहा है और फिर यहाँ पे हम उनको डिस्प्ले करते हैं मल्टीप्लाई नंबर्स फंक्शन के अंदर और उसके बाद हम इनको डिक्लेयर कर देते हैं मेन के अंदर भी, राइट? तो मेन के अंदर आप इस लाइन में देखें, हम वही लाइन जो पहले हमने कमेंट कर दी थी, कमेंट नहीं करते थे तो एरर आता था। इस केस में हम एरर फ्री रहते हुए इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाते हैं। सो 12 into 10, नाउ डिस्प्लेइंग फ्रॉम मल्टीप्लाई नंबर्स, यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर रहे हैं 12 into 10 120 और फिर यहाँ पे जब इसको डिस्प्लेइंग इन मेन करते हैं तो वहाँ भी 12 into 10 120। इन दोनों केसेस में ये वेरिएबल्स एक्सेसिबल हैं और इनकी एक्सेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता बिकॉज द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन दिस केस आर ग्लोबल वेरिएबल्स। Okay. So we move on now from here. The next thing is naming convention of the variables. Generally variables का नाम रखने के कायदे के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि variables का नाम रखने में हम alphabets, capital और small दोनों digits 0 to 9 जो digits हैं हमारे पास और अंडरस्कोर्स, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आई रिपीट इट दैट वी कैन यूज़ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। इनका कोई भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो पहला कैरेक्टर होगा वेरिएबल के नाम का या फंक्शन के नाम का वो डिजिट नहीं हो सकता। इट कैन बी अ अल्फ़ाबेट और इवन एन अंडरस्कोर। नाम रखने में आम तौर पे जो केसिंग ज़्यादा कॉमन है उनमें एक पास्कल केसिंग कहलाती है। पास्कल केसिंग में अगर आप मल्टी वर्ड बेस्ड कोई आइडेंटिफायर इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल का नाम रखने में या फंक्शन का नाम रखने में तो उसमें जो हर वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल रखते हैं। जैसे अभी हमने एक फंक्शन बनाया था मल्टीप्लाई नंबर्स, तो उसमें मल्टीप्लाई का m और नंबर्स का n बड़ा था, राइट? दिस इज़ कॉल्ड पास्कल केसिंग, जिसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं किसी वेरिएबल के नाम के लिए या फंक्शन के नाम के लिए उनका पहला लेटर कैपिटल रखा जाता है। दिस इज़ फॉर रीडेबिलिटी ऑब्वियसली। इसके बाद जो ज़्यादा कॉमन केसिंग वेरिएबल्स का नाम रखने में इस्तेमाल की जाती है दैट इज़ कॉल्ड कैमल केसिंग। कैमल केसिंग में यही नोशन फॉलो की जाती है जो कि पास्कल केसिंग में है। सिर्फ एक फ़र्क ये है कि इसमें जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर जो है उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता, इसलिए कि पहले लेटर को तो हम पढ़ने में वैसे ही आसानी महसूस करते हैं। असल प्रॉब्लम सेकंड वर्ड से शुरू होता है बिकॉज सेकंड वर्ड का भी अगर स्मॉल ही होगा तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रियली ड्रॉ डिफरेंस के कहाँ पे सेकंड वर्ड शुरू हो रहा है। सो फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स नॉर्मली with a small letter but any preceding word, अगर 2, 3, 4, 5 जितने भी वर्ड्स उसके नाम में आते हैं तो पहले वर्ड के बाद तमाम वर्ड्स का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। कैमल केसिंग इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट यूज्ड केसिंग इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। फिर वेरिएबल्स का नाम जैसे हमने पहले भी कहा कि डिस्क्रिप्टिव रखना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए, जिस पर्पस के लिए वेरिएबल बनाया गया है उस किस्म का नाम रखना चाहिए। सो लाइक अगर हम लिखें इंट i इज़ इक्वल टू 0 या स्ट्रिंग s इज़ इक्वल टू सम नेम, सो हम ये कहेंगे कि ये नाम डिस्क्रिप्टिव नहीं है। कंपाइलर को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इट माइट बी लिटिल हैप्पी विद अ स्मॉल आइडेंटिफायर बट दीज आर नॉट डिस्क्रिप्टिव नेम्स। इसकी निस्बत अगर हम नाम इस किस्म के रखें जैसे अगर हम लिखें इन टोटल प्राइस, अगर हमें प्राइस स्टोर करनी है, और फर्स्ट नेम अगर हमें फर्स्ट नेम स्टोर करना है तो दीज आर मोर डिस्क्रिप्टिव, क्लियर एंड पर्पस ओरिएंटेड नेम्स के जो पर्पस जिस पर्पस के लिए आप इन वेरिएबल्स को बना रहे हैं ये पर्पस को अपने नाम ही से एक्सप्लेन कर देते हैं। सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, गुड प्रोग्रामिंग एथिक्स कि हम वेरिएबल्स के नाम डिस्क्रिप्टिव रखें और रेलेवेंट रखें, जो पर्पस उन वेरिएबल्स को सर्व करना है उसी तरह का नाम उनका रखें। सो द वेरिएबल्स नेम्स एज आई सेड इट डज नॉट मैटर फॉर द कंपाइलर कि आप वेरिएबल का नाम क्या रख रहे हैं, इट शुड जस्ट फॉलो द रूल्स दैट आर डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। लेकिन प्रोग्रामर्स के लिए ये बात मैटर करती है। अगर एक डिस्क्रिप्टिव नेम होगा तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी यकीनन इम्प्रूव होगी। सो इट इज़ एनकरेज्ड कि वेरिएबल्स के नाम जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव और मीनिंगफुल रखे जाएं। Next we talk a bit about the built-in data types.
हर लैंग्वेज डेटा टाइप्स जो है वो मुहैया करती है। हमें रियल वर्ल्ड में जब हम डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं तो हमें बहुत डाइवर्स टाइप ऑफ डेटा के साथ डील करना पड़ता है। हम कभी न्यूमेरिक डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं, कभी अल्फ़ाबेटिक डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं। जैसे आपका नाम, एड्रेस आमतौर पे कुछ अल्फ़ाबेटिक होता है। आपके जो आइडेंटिफायर्ड हैं वो नेशनल आइडेंटिटी नंबर है या टैक्स नंबर है, इट कुड हैव स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग। फ़ोन नंबर की कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग हो सकती है। आपकी एज जो है वो न्यूमेरिक हो सकती है, आपकी हाइट न्यूमेरिक हो सकती है। सो हमें बहुत सारा डिवर्स डेटा जो है उसके साथ डील करना पड़ता है, और डिवर्स डेटा को हैंडल करने के लिए लैंग्वेजेस में कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स फैसिलिटेट की जाती हैं। सो ये एक लिस्ट है जो इट माइट नॉट बी एग्जॉस्टिव, जो C++ के अंदर डेटा टाइप्स फैसिलिटेटेड हैं वो यहाँ पर लिस्टेड हैं। जैसे कैरेक्टर है तो वो 1 बाइट का होता है, और 1 बाइट की रेंज जो है वो 0 से 255 तक हो सकती है अगर वो अनसाइंड है, यानी इस 8 की 8 बिट्स जो हैं वो कैरेक्टर के लिए यूज़ हो रही हैं। और अगर वो साइंड है तो उस केस में 1 बिट साइन के लिए इस्तेमाल होगी, तो इट विल बी -127 टू 127, राइट। इसी तरीके से इंटीजर है तो वो आमतौर पे 4 बाइट्स का होता है। फ्लोट है तो वो भी 4 बाइट्स का होता है। लॉन्ग जो है वो आमतौर पे 8 बाइट्स का होता है। ऑल्दो ये बातें किसी हद तक कंपाइलर पे और मशीन के आर्किटेक्चर पे भी डिपेंड करती हैं, बट दिस इज़ द जनरल अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज़ द साइज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स फैसिलिटेटेड बाय C++. So we talk about these data types in a little more detail here. Two very popular types which are facilitated by C++ are bool and character. bool आमतौर पे ट्रू फॉल्स में evaluate होती है, राइट। सो आप सेटिंग्स को, स्टेटस को या फ्लैग को स्टोर करने के लिए बूलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कभी कभी देखते हैं कि कोई डायलॉग बॉक्स किसी सॉफ्टवेयर में आपके सामने अपेयर होता है, और वो जब तक आप उसके ऊपर कोई ऑप्शन क्लिक नहीं करते तब तक वो टॉप आपके सामने ही रहता है, राइट। सो इट कुड बी कि एप्लीकेशन के अंदर आपने कोई ऐसा फ्लैग सेट किया हुआ है दैट इज सेइंग दैट ऑलवेज ऑन टॉप, एक वेरिएबल है जिसको आपने ट्रू वैल्यू असाइन की हुई है, विच इज़ फोर्सिंग दिस बॉक्स टू बी ऑन टॉप, राइट। सिमिलरली जब आप फाइल डिलीट करना चाहते हैं तो आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। तो अगर आप उसमें येस क्लिक करते हैं तो दिस एक्सप्रेशन could evaluate to true that you have clicked yes, and if it evaluates to true तो सिस्टम जो है वो डिलीट फाइल को ट्रू असाइन करके फिर उस फाइल की डिलीशन को प्रोसीड कर देता है, राइट। सो देयर आर नंबर ऑफ सिचुएशंस वेयर बूलियंस कैन बी हेल्पफुल। अच्छा, बूलियन ने चूंकि आमतौर पर ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी होती है, या हम इसको आमतौर पर 0-1 भी कहते हैं, तो 0-1 के लिए तो वैसे 1 बिट भी काफ़ी होती है, लेकिन जो बूलियंस हैं वो 1 बाइट लेते हैं, 8 बिट्स में स्टोर होते हैं। देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस। वन वेरी सिंपल रीज़न इज़ कि कंप्यूटर की मेमोरी बाइट एड्रेसेबल होती है। आप रैम के अंदर मेमोरी को बाइट से फाइनल लेवल पे जाके एक बिट को एड्रेस नहीं कर सकते, और जनरली जो बूलियन की इवैल्यूएशन होती है वो हमेशा अगेंस्ट 0 होती है, कि अगर जो एक्सप्रेशन है वो 0 के तौर पे इवैल्यूएट होता है तो उसको फॉल्स तस्वर किया जाता है, और अगर वो 0 नहीं है तो वो ट्रू तस्वर किया जाता है। इसका मतलब है एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू इज कंसिडर्ड ट्रू एंड ओनली 0 इज कंसिडर्ड फॉल्स। सिमिलरली हमारे पास एक और डेटा टाइप जो C++ फैसिलिटेट करती है, दैट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर भी 1 बाइट का होता है। इट स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर, एंड अ कैरेक्टर फॉर एग्जांपल इट कुड बी कैरेक्टर यूज़र चॉइस Y, जैसे आपसे चॉइस मांगी जाती है अक्सर कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, आपसे येस, वाई और नो के केस में जो है वो चॉइस मांगी जा सकती है। जेंडर कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल लेटर M and F फॉर एग्जांपल, राइट। So character also takes a byte or 8 bits and basically numeric code against each keyboard character standardized by ASCII, right? जो बेसिकली हर कैरेक्टर आपके कीबोर्ड के ऊपर होता है उसके पीछे कोई न्यूमेरिक कोड है जो ASCII की फॉर्म में स्टैंडर्डाइज किया गया है, राइट। ASCII 7 बिट या 8 बिट ASCII के बारे में शायद आपने सुना होगा, राइट। सो मिसाल के तौर पे जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं 0 to 9, उनके ASCII कोड्स 48 से लेके 57 तक हैं। 0 इज़ 48 at the back end, 1 is 49 and so on, and 9 is 57. Similarly, capital A is represented by 65 and so on, and capital Z is represented by 90. और जो small a to Z हैं, those are represented by codes starting from 97 to 122. 26 values are enclosed in this range. सो हर कैरेक्टर जो आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं उसके पीछे एक न्यूमेरिक कोड काम कर रहा होता है जिसको हम उसका ASCII कोड कहते हैं। एंड जनरली अ कैरेक्टर
which is 8 bit long suffices to deal with this सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम. उसकी न्यूमेरिक रेंज के लिए काफ़ी होता है. 100 अगर हम 8 बिट्स की बात करें तो उसमें 256 रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, विच आर क्वाइट इनफ फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल कीबोर्ड. द नेक्स्ट थिंग इज, so next we talk about signed and unsigned integers. Numbers या नंबर्स के अलावा कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर्स में रिप्रेजेंट होती है वो ज़ाहिर है एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स के तौर पर रिप्रेजेंट होती है. सीक्वेंस ऑफ बिट्स का मतलब है 0-1 का सीक्वेंस. अगर हमारे पास एक बिट हो तो हम उसमें 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 0 या 1. और अगर हमारे पास 2 बिट्स हों तो हम उनमें 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 0 0 0 1 1 0 1 1. और इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 बिट्स हों तो हम उनमें 8 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच आर शोन हियर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1. इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर एक बिट है तो चूँकि बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 2 इज़ द बेस एंड 1 इज़ द पावर. और अगर 2 बिट्स हैं तो 2 raised to power 2, और अगर 3 बिट्स हैं तो 2 raised to power 3, यानी 8 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ रिप्रेजेंट की जा सकती हैं. इसी तरीके से 4 हों तो 2 raised to power 4 यानी 16 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ एंड सो ऑन. और अगर 8 बिट्स हों तो हम 256 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ यानी 2 raised to power 8 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच विल बेसिकली रेंज ओवर 0 to 255 एंड सो ऑन. अब जब हम साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स की बात करते हैं तो साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स में मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि हमारे पास 8 बिट की रेंज है जिसके अंदर हमें एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज़ उसमें आ सकती हैं. इसी तरीके से अगर हमारे पास 16 बिट्स का एक इंटीजर है जो कि 2 बाइट्स पर मुश्तमिल होती हैं, तो उस केस में हम 0 से लेके 65,535 तक वैल्यूज़ उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज दैट विल बी 2 raised to power 16. सो C++ में हमारे पास एक अनसाइंड शॉर्ट इंट की डेटा टाइप अवेलेबल है जो कि 16 बिट्स पर मुहित होती है, और 16 बिट्स के अंदर हम अगर तमाम बिट्स को ऑन कर लें तो हमारी रेंज जो है वो 65,536 तक जा सकती है, राइट. सो दिस इज़ द केस ऑफ अनसाइंड शॉर्ट एंड, जिसमें हम साइन को इस्तेमाल नहीं कर रहे. जब साइन हम इस्तेमाल नहीं करते तो उसका मतलब ये होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि नंबर्स सिर्फ पॉजिटिव ही हैं. जैसे आम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जब हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ साइन नहीं लिखते, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम नंबर्स को पॉजिटिव ही समझते हैं. जब हमें नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है तब तो पर्टिकुलरली तब हम साइन मेंशन कर देते हैं. सो इफ साइन इज़ नॉट मेंशन्ड, the default assumption is that the numbers are positive. So हमारे पास अगर unsigned short int है तो उसके अंदर हमारे पास 16 बिट्स अवेलेबल हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हमारी रेंज बनती है 0 से लेके 65,535 तक. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर हमें जो हमारे पास बिट्स अवेलेबल हैं उसमें से एक बिट को डेडिकेट करना पड़ेगा एज साइन बिट. मिसाल के तौर पे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि 16 बिट है उसको हम साइन बिट के तौर पे ले सकते हैं. साइन बिट का मतलब ये है कि हम यूँ कह सकते हैं कि अगर ये वैल्यू 0 है, अगर पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको 0 कर देंगे, और अगर हमने नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको 1 कर देंगे. अब इसका हमें जहाँ ये फ़ायदा होता है कि हम साइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहीं ये नुकसान होता है कि हमारी एक बिट कंज्यूम हो गई जो हम डेटा बिट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती. अब जो मैग्नीट्यूड हमने रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए जहां पहले हमारे पास 16 की 16 बिट्स दस्तयाब थी, अब 15 बिट्स दस्तयाब हैं. तो 15 बिट्स का मतलब ये है कि हमारी रेंज जो होगी वो -32,768 से लेकर 32,767 तक जाएगी. अब ओवरऑल अगर इनको ऐड करें तो आप इस रेंज को अचीव कर लेते हैं. 65,535 वैल्यूज़ ही रिप्रेजेंट हो रही हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड की रेंज है ओवरऑल जो मैक्स वैल्यू है वो हाफ रह जाती है इस केस में, राइट, बिकॉज एक जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको हमने डेडिकेट कर दिया साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग साइंड integers in this case. But if we need
साइन बिट, वी हैव टू यूज़ इट। सो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। साइंड इंटीजर्स के केस में शॉर्ट एंड की रेंज चूँकि 16 बिट्स होती हैं तो ये -32,768 से लेके 32,767 तक रेंज आती है इसकी। इंटीजर भी साइंड होता है, सो ये -2 बिलियन समथिंग से लेके +2 बिलियन समथिंग तक जाती है। लॉन्ग एंड डिपेंडिंग ऑन कि आप किस किस्म का कंपाइलर और किस किस्म की मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 बिट या 8 बिट्स का हो सकता है। तो लॉन्ग जो है वो 8 बिट्स का होता है, 8 बाइट्स का होता है सॉरी। तो उस केस में हमारे पास वैल्यू की रेंज काफ़ी बड़ी हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम अनसाइंड के केस में बात करें तो अनसाइंड के केस में हमारी जो जनरल रेंज होगी मैक्स वैल्यू की वो साइंड के मुकाबले में डबल होगी। तो शॉर्ट इंट के केस में 65,536, अनसाइंड इंट के केस में 4 बिलियन के करीब, एंड इसी तरीके से लॉन्ग और लॉन्ग के केस में उसकी रेंजेस अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल बढ़ती जाती हैं। और जैसे कि हमने पहले कहा कि ये बात आपके कंपाइलर पे और मशीन के आर्किटेक्चर के मुताबिक कुछ वेरी कर सकती है। ऑल्दो आज की कॉन्टेम्प्रेरी एज के अंदर ये चीज़ें काफ़ी हद तक एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमें मिलती हैं। ओके, अब चूँकि जो भी डेटा टाइप हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक रेंज है, उस रेंज से बड़ी वैल्यू उसमें अकोमोडेट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि अगर वैल्यू बढ़ते बढ़ते इस बात का अंदेशा है कि वो उसकी मैक्सिमम लिमिट को ब्रीच कर सकती है तो ओवरफ्लो एरर आ सकता है। अब हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि जब डेटा जो है वो ओवरफ्लो करता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरफ्लो दैट कैन अकर। सो run this. So you see incrementing unsigned short int 65,535 gives 0। अगर हम unsigned short int टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यू शॉर्ट वैल्यू के नाम से और उसको उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं जो कि 65,535 है, इसमें इंक्रीमेंट करने का इम्पैक्ट हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। इफ़ यू नो दिस तो ये इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। दिस इज़ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। इसका इम्पैक्ट ये होता है, इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी अवेयर तो हम यूँ कह सकते हैं कि दिस इज़ इक्विवेलेंट टू राइटिंग यू शॉर्ट वैल्यू इज इक्वल टू यू शॉर्ट वैल्यू प्लस 1। ये ऐसे ही है कि आप यूँ लिखते हैं कि आप इसमें एक का इजाफा कर रहे हैं। तो इसको शॉर्ट नोटेशन में प्लस के ज़रिए इंडिकेट किया जा सकता है। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। बट हमने किया ये कि इसको ऑलरेडी इसकी मैक्सिमम वैल्यू असाइन की थी। इसमें जब हमने इंक्रीमेंट किया तो ये ओवरफ्लो कर गया और ओवरफ्लो का इम्पैक्ट ये है कि ये वैल्यू 0 हो गई। इसी तरीके से साइंड के केस में हमने मैक्सिमम वैल्यू उसको दी 32,767 और इसको जब हमने इंक्रीमेंट किया तो ये वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू पे चलेगी, -32,768। ये वैल्यूज़ क्या आएंगी? इट इज़ ऑल्सो अ बिट कंपाइलर डिपेंडेंट। लेकिन इन सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि ओवरफ्लो का केस नॉर्मल केस नहीं होगा। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट कि हम एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करें तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट वैल्यू की तरफ चली जाए। लिहाजा डेटा टाइप का इंतखाब करते हुए इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जिस किस्म का डेटा हमने उसके अंदर स्टोर करना है और उसकी जो यूजुअल रेंजेस हैं और जिसके मैक्स और मिन एक्सट्रीम केसेस हैं उनका ख्याल रखते हुए डेटा टाइप का इंतखाब किया जाए ताकि ओवरफ्लो के सूरत में आने वाले एरर्स से बचा जा सके। So as we indicated that incrementing an unsigned short causes it to go to 0 and incrementing a signed integer in this case made it reach the negative max. The next are floating point types. फ्रैक्शनल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं C++ के अंदर। मिसाल के तौर पे हम पाई को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बना सकते हैं, उसका नाम फॉर एग्जांपल हम पाई रख लेते हैं और उसको वैल्यू 3.14 असाइन कर देते हैं, राइट। इट ऑल्सो हैज़ अ स्पेसिफिक रेंज। फ्लोट 32 बिट्स के होते हैं तो उसके मुताबिक उसकी एक प्रिसीजन रेंज है और उसके बाद हमारे पास 8 बिट्स, इट्स बाइट्स। जो डबल है उसका साइज़ 8 बाइट्स होता है तो उसकी रेंज आमतौर पर डबल, उसकी जो प्रिसीजन है वो आमतौर पर डबल होती है कंपेयर टू दी सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप विच इज़ 4 बाइट्स लॉन्ग।
इसके अलावा C++14 के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन के हवाले से एक फैसिलिटी ये ऐड की गई थी कि चंकिंग सेपरेटर ऐड कर दिए गए थे। जैसे आप नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे आपको 70,000 रिप्रेजेंट करना है, राइट, तो C++ ने चंकिंग सेपरेटर इस फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाया कि आप ये सिंगल कोट इस्तेमाल कर सकते थे। मिसाल के तौर पे ये 3 सिफर जो हैं, इसके बाद आप एक कोट लगाना चाहते हैं विच विल मेक इट मोर रीडेबल। सो चंकिंग सेपरेटर्स का बुनियादी काम ये नहीं है कि वो वैल्यू को तब्दील करते हैं, बल्कि सिर्फ प्रेजेंटेशनली वो रीडेबिलिटी जो है फिगर्स की उसको इम्प्रूव करते हैं। बैक एंड पे जो नंबर है, जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता। सो दिस इज जस्ट टू फैसिलिटेट द रीडेबिलिटी ऑफ व्हाट यू आर रिप्रेजेंटिंग। नेक्स्ट वी डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ एक ऑपरेटर है C++ के अंदर, जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि जो डेटा टाइप हम इस्तेमाल कर रहे हैं या उस टाइप का कोई वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका साइज़ क्या है इन बाइट्स। तो बाइट्स के ज़रिए जो साइज़ हम गेट करते हैं उससे हमें ये इंडिकेशन मिल जाती है कि ये किस किस्म का वेरिएबल है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर साइज़ ऑफ एन इंट, size of int, तो आपने it looks like a function whereas it is not a function as such, it is an operator, लेकिन ये apparently एक function की तरह ही लगता है। आपने size of लिखा, parenthesis के अंदर data type लिखती, तो ये हमें बता देगा कि ये data type int है, इसकी आपके मशीन के ऊपर कितना साइज़ है बाइट्स में। इसी तरीके से अगर आप इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दें और उसका साइज़ जानना चाहें तो ये इस केस में भी इंटीजर का साइज़ बता देगा कि आपके सिस्टम पे सपोर्टेड साइज़ जो है इंटीजर का वो कितना है। ये जो नीचे प्रोग्राम हमारे सामने लिखा हुआ है इसके अंदर हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के साथ उनके साइजेस जो हैं वो मशीन के ऊपर क्या आते हैं। सो वी जस्ट टेक अ रन ऑफ दिस। सो यू सी द साइज ऑफ बूल इज 1 byte, the size of character is 1 byte, the size of unsigned short int is 2 bytes, the size of short int is 2 bytes, the unsigned long is 8, long is 8, int is 4, long is 8, long is also unsigned long and long both are 8, unsigned int is 4, float is 4 and double is 8, right? The output changes with compiler, hardware and OS. So ये बुनियादी तौर पे आपके कंपाइलर जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं और जिस किस्म के आर्किटेक्चर के ऊपर, प्रोसेसर आर्किटेक्चर के ऊपर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके मुताबिक इनके साइज़ में आम तौर पर डिफरेंस हो सकता है। लेकिन एज आई सेड द थिंग्स हैव इवॉल्व टू प्रीटी मच होमोजीनियस स्टैंडर्ड, तो ज़्यादातर कंपाइलर्स के ऊपर आप इसी तरीके का रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसी तरीके के साइजेस मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो साइज़ ऑफ एक सिंपल ऑपरेटर है जिसको आप जो डेटा टाइप भी देंगे या उस डेटा टाइप का कोई वेरिएबल भी देंगे तो वो आपको बता देगा कि ये कितनी बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर, ये डेटा टाइप जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ प्रीटी हैंडी। C++11 से ऑनवर्ड फिर एक स्पेसिफिक फैसिलिटी इंटीजर्स के हवाले से ये इंट्रोड्यूस करवाई गई कि आप जिस बाइट लेंथ का इंटीजर बनाना चाहें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप 8 बिट्स का बनाना चाहते हैं तो int 8_t, या अनसाइंड बनाना चाहते हैं तो uint 8_t के ज़रिए आप उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से 16 बिट्स में आपके पास int 16_t और uint 16_t, यानी साइंड और अनसाइंड दोनों अवेलेबल हैं। इसी तरीके से ये 32 बिट्स में भी हैं, int 32_t, uint 32_t, और 64 में भी ये साइंड int 64_t और अनसाइंड uint 64_t ये अवेलेबल हैं। तो आप 8, 16, 32, 64 बिट्स के इंटीजर जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं स्पेसिफिकली। आम तौर पे आप जानते हैं कि जब हम इंटीजर के साथ प्ले कर रहे होते हैं तो हम सिंपल इंट डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं जो कि साइंड इंट होता है 32 बिट्स का, राइट। अगर आप इन स्पेसिफिक साइजेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं इस फॉर्मेट के अंदर तो वी हैव टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल cstd_int so that we can make use of these specific length integer types facilitated from C++11 onwards. फिर कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जैसे लिस्ट इनिशियलाइजेशन है जो नैरोइंग कन्वर्जन एरर को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे आप एक वैल्यू जो है एक टाइप की वैल्यू किसी दूसरी टाइप की वैल्यू को अगर असाइन करते हैं तो उसके अंदर वो वैल्यू जिसे आप असाइन कर रहे हैं अगर वो बड़ी है
और जिसको असाइन कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी कम है तो फिर उस केस में भी आप डेटा लॉस कर सकते हैं। तो जो नैरोइंग कन्वर्जन है वो बेसिकली इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कि कंपाइलर आपको इंडिकेट कर दे कि आप इस केस में कुछ डेटा लॉस कर देंगे। इसके अलावा चूँकि बहुत सारी एडवांस्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें डेटा टाइप्स को ऑटो फैसिलिटेट किया गया है कि आप डेटा जो है उसकी टाइप को खुद स्पेसिफाई नहीं करते, बल्कि जो वैल्यू आप देते हैं उसकी बुनियाद पे कंपाइलर खुद ही डिसाइड कर लेता है कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी। सो ऑटो का कीवर्ड भी C++ के अंदर C++11 ऑनवर्ड जो है वो ऐड कर दिया गया। वी जस्ट टेक अ लिटिल ट्रिप ऑफ दिस यूज ऑफ दिस ऑटो एज वेल, what it does for us. So okay, this is some extra stuff in it, I just remove it. Okay, so this is the demonstration of the use of auto. We just run it and see how it does. So हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, टाइप रखी ऑटो, वी डिडंट गिव इट एनी टाइप, वी जस्ट सेड ऑटो, और वेरिएबल का नाम रखा कॉइन फ्लिप्ड हेड्स। तो अपेरेंटली हम ये कह रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमने एक कॉइन फ्लिप किया था तो उसका रिजल्ट हेड आया या नहीं, और उसको हमने इस वक्त वैल्यू ट्रू दी हुई है कि यस इट इज़ अ हेड। अब डेटा टाइप इसकी अगर हम खुद चूज़ करते तो ज़ाहिर है बूल ही चूज़ करते, लेकिन हमने ये काम कंपाइलर पे छोड़ दिया कि कंपाइलर डिसाइड करे कि उसने इसकी डेटा टाइप क्या रखनी है। फिर आपने एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे डिक्लेयर न्यूमेरिक लिटरल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, और इसके लिए आपने वेरिएबल बना दिया लार्ज नंबर के नाम से, और इसकी भी डेटा टाइप आपने स्पेसिफाई नहीं की वेदर इट वाज गोइंग टू बी एन इंटीजर और लॉन्ग और व्हाटएवर, यू हैव लेफ्ट इट टू कंपाइलर। आपने इसको भी ऑटो लिख दिया है। जब आप ऑटो लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप कंपाइलर पे छोड़ रहे हैं ये चॉइस के वो इसकी जो डेटा टाइप है वो खुद चूज़ करे अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव गिवन। सो जब आप यहाँ प्रिंट करते हैं कॉइन फ्लिप्ड हेड्स और उसकी वैल्यू विच इज़ ऑब्वियसली ट्रू, और फिर उसका साइज़ जब आप प्रिंट करते हैं, साइज़ ऑफ कॉइन फ्लिप्ड हेड्स, इट टर्न्स आउट टू बी 1। सो दैट मीन्स कि मेमोरी में 1 बाइट ले रहा है तो मोस्ट लाइकली कंपाइलर ने इसको जो डेटा टाइप दी है वो बूल ही दी है। इसी तरीके से लार्ज नंबर को जब आप प्रिंट करते हैं विच इज़ दिस, तो जब आप उसका साइज़ प्रिंट करते हैं तो यू गेट 8। दैट मीन्स कि जो डेटा टाइप उसने आपकी इस वैल्यू के लिए चूज़ किया कंपाइलर ने, दैट इज़ लॉन्ग, which is usually 8 bytes, right? So auto is the keyword that has been added from C++11 onwards, and it facilitates कि कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए डेटा टाइप का इंतखाब कर सके बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ दैट यू हैव सप्लाइड फॉर अ वेरिएबल। इसी तरीके से एक और हमारे पास फीचर C++ में अवेलेबल है टाइप डेफ। आमतौर पे जो डेटा टाइप C++ फैसिलिटेट करती है, अगर आप उन डेटा टाइप्स के अपने मर्ज़ी के कुछ कस्टम नेम्स रखना चाहते हैं तो टाइप डेफ के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। फॉर द मोमेंट हम इसकी डिटेल को डिस्कस नहीं करेंगे। इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग यू कैन रीड अ बिट अबाउट इट फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स फिज़िकल फिनोमेना में हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कांस्टेंट के तौर पे हमें मालूम है। मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स में पाई एक बहुत फेमस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन, एक लंबा डेसिमल है। इसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट है विच इज़ अ कांस्टेंट। तो इसी तरीके से फ़िज़िक्स में, मैथमेटिक्स में और मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर इस तरह के कांस्टेंट्स एक लंबी तादाद में एग्जिस्ट करते हैं। हम जो प्रोग्राम्स बनाते हैं C++ के अंदर, उसके अंदर भी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन रेगुलर कॉन्स्टेंट्स के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें हम फिक्स रखना चाहते हैं, तब्दील नहीं करना चाहते। सो वी कैन हैव सम स्पेसिफिक कॉन्टेक्सचुअल कॉन्स्टेंट्स एज वेल जो हमारे प्रोग्राम के अतबार से स्पेसिफिक मीनिंग्स रखते हैं। C++ के अंदर कॉन्स्टेंट्स की सपोर्ट मौजूद है। उसके लिए हम पर्टिकुलरली बात करेंगे लिटरल कॉन्स्टेंट्स की, और कॉन्स्टेंट्स जिन्हें हम कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए डिक्लेयर करते हैं। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अ बिट अबाउट द कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशंस। वी विल लीव आउट एनुमरेशंस फॉर द मोमेंट। यू कैन रीड अबाउट एनुमरेशंस विच आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग वे ऑफ फैसिलिटेटिंग द कॉन्स्टेंट्स। जब सबसे पहले अगर हम लिटरल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो ये स्टेटमेंट आपको याद होगी, सी आउट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग। इट इज़ अ स्ट्रिंग लिटरल, सो वी कॉल इट अ लिटरल कॉन्स्टेंट। क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे लिखी हुई है तो हम इसको स्ट्रिंग लिटरल और लिटरल कॉन्स्टेंट कहते हैं।
एज इन ईयर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और सी आउट स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है एज इन ईयर्स. सो दिस एज इन ईयर्स इज अगेन अ string literal, so we call it a literal constant. And then this 12 is a number which is directly written here, so it's a numeric literal and it is also a literal constant, right? फिर हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि जैसे हम एक यूजुअल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम पहले टाइप लिखते हैं, फिर नाम लिखते हैं, फिर उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो इसके शुरू में एक कीवर्ड कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट विच इज़ शॉर्ट फॉर कॉन्स्टेंट, इसको ऐड करके हम इसको एज कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं. इसकी छोटी सी मिसाल जैसे आपको ये नज़र आ रही है, आपने कॉन्स्ट डबल पाई इज इक्वल टू 22.0/7, राइट. आप ये 0.0 इसलिए लिखते हैं ताकि इसका जो रिज़ल्ट आए वो फ्रैक्शनल रिज़ल्ट आए, राइट. सो इसका डिवीजन करके ये डबल टाइप का आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, इसको आपने असाइन कर दिया और आपने शुरू में लिख दिया कॉन्स्ट. इसका मतलब ये है कि इस पाई की जो बज़ाहिर एक वेरिएबल लग रहा है, इसकी वैल्यू तब्दील नहीं की जा सकती. सो यू प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट पाई इज़ पाई, राइट. एंड आपने ये लाइन कमेंट की हुई है. अगर आप इसको अनकमेंट करेंगे और पाई को ये वैल्यू खुद से असाइन करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है वो इस केस में एक एरर एक्सपेक्ट करना चाहिए, राइट. सो इन जनरल अगर वैल्यू जो है उसके बारे में हमें पता है कि उसे तब्दील नहीं होना चाहिए या हम नहीं करेंगे तो हम उसको एक एज कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, विच कैन बी यूज़फुल. हम इस एग्जाम्पल को भी रन करके देखते हैं. So we see, so we have declared it, right. Sorry, it is uncommented already, so that's why it has generated error. So we run it again. The value of the constant pi is 3.14286, and now if we uncomment this line, we are already witnessing that something has gone wrong. Compiler is sensing that. So इस केस में हम यहाँ पे एरर रीड कर सकते हैं, दैट कैन नॉट असाइन टू वेरिएबल पाई विथ कॉन्स्ट क्वालिफाइड टाइप. चूँकि हमने वेरिएबल को जो है एज कॉन्स्ट क्वालिफाइड टाइप डिक्लेयर किया यूजिंग दिस डेक्लेरेशन कॉन्स्ट डबल, राइट. लिहाजा आप इसको कोई और वैल्यू अब असाइन नहीं कर सकते, राइट. और एक और एक्सप्लेनेटरी नोट जो G++ कंपाइलर आपके लिए छोड़ा, दैट इज़ वेरिएबल पाई डिक्लेयर्ड कॉन्स्टेंट हियर, कि वो जगह जहाँ आपने ये तो लाइन 11 थी जहाँ आप इसे तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, और वो जगह जहाँ आपने इसे कांस्टेंट डिक्लेयर किया है वो ये है लाइन 7 में, लोकेशन 17 के ऊपर, राइट. सो दिस इज़ वेयर ऑन लाइन 7 इट एक्चुअली अकर्स. सो वी कैन नॉट modify the value of something which is declared as constant. Okay, next we also see a bit about constant expression. Constant expression जो है वो एक function like declaration है. जैसे आप यहाँ देखें तो आपने लिखा const expression, return type double लिखी, नाम लिखा get pi, there is nothing being supplied to it, right. और ये return कर रहा है 22.0/7, right. So instead of writing it as a simple variable, you have written it as apparently as a function, right. इसी तरीके से आपको एक और constant expression नज़र आ रहा है. It also returns a double value. Its name is twice pi. It is also not taking any input and it is returning 2 into get pi. So ये get pi को कॉल करके ये रिटर्न कर रहा है, राइट. अच्छा, अब बज़ाहिर तो हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन की तरह नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअली मोस्ट केसेस में ये फंक्शंस होते नहीं हैं. जब आप कंपाइलर इनको कंपाइल करता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देता है. यानी मिसाल के तौर पे जहाँ आप गेट पाई को कॉल कर रहे होंगे वो वहाँ उसकी वैल्यू ये एवेल्यूएट करके उसी वक्त कंपाइल करते हुए उसको प्लेस कर देगा. लिहाजा ये कोई ओवरहेड कॉज नहीं करते जैसे आमतौर पर फंक्शंस करते हैं. This is one demonstration of the use of this constant expression. We see this example, we run it actually here and see that how it works. So here it is. So सबसे पहले हमने क्या किया कि जैसे पहले कांस्टेंट डिक्लेयर किया था वैसे यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया पाई के नाम से. फिर उसको प्रिंट किया कांस्टेंट पाई कंटेन्स वैल्यू दिस विच इज़ 3.14286. फिर हमने कांस्टेंट एक्सप्रेशन के ज़रिए जो पाई की वैल्यू सेट की है उसको यहाँ पे गेट किया. कांस्टेंट एक्सप्रेशन गेट पाई रिटर्न्स वैल्यू
गेट पाई, जैसे आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपने इसको कॉल किया, बट एज आई सेड इस केस में ये फंक्शन के तौर पे नहीं बल्कि जब आप कंपाइल करते हैं तो इसकी वैल्यू को ऑलरेडी यहाँ से गेट करके यहाँ पे प्लेस कर देता है. सो दिस इज़ 22.0/7, इट्स द सेम वैल्यू 3.14286. और सेकेंड केस में आप कहते हैं ट्वाइस पाई को आप कॉल कर रहे हैं, तो ट्वाइस पाई जो है वो बैकएंड पे दोबारा गेट पाई को ही कॉल करता है, वैल्यू ये पाई की यहाँ से लेता है 3.14286, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देता है विच इज़ 6.28571, राइट. सो इस केस में आप कांस्टेंट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं विच कैन बी यूजफुल इन डिफरेंट सिचुएशंस फॉर अस. Then this is a list of major C++ keywords. This is not exhaustive. ये वो keywords हैं जो C++ language के अंदर specific meanings रखते हैं और इनको आप किसी भी आइडेंटिफायर का नाम रखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. आप कोई वेरिएबल का नाम इनमें से नहीं रख सकते, आप किसी फंक्शन का नाम भी इसमें से नहीं रख सकते, आप किसी कांस्टेंट का नाम भी इनमें से नहीं रख सकते. As I said that this is not the exhaustive list, but these are the major set of C++ keywords जिनके C++ के अंदर defined meanings हैं और उनको किसी और मकसद के लिए वेरिएबल्स के, कांस्टेंट्स के या फंक्शंस के नाम रखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. So this concludes our lesson 3. I hope you understood the idea of variables, their declarations, data types, constants, the limits of various data types and so on. There are a few questions left at the end for you to do and a bit of exercise. So I hope you will complete these things and I hope you would have learned something out of these lessons.